पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी फ्राइडे की मार्केट को देखें तो जब क्लोजिंग हुई है तो इस टाइम पे -335 की क्लोजिंग हुई है और पिछले 4-5 दिनों में देखें तो तकरीबन ऊपर नीचे करके वहीं पे है। लेकिन यार हमारा तो अल्लाह के फजल से कोई इतना आउटस्टैंडिंग वीक गुजरा है ये, और जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो तो जानते ही होंगे क्यों। फिर भी जैसे हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज किया था निशात पावर के ऊपर, कि जब हमने कहा था कि इस वीक में पता लग जाएगा हमारे एनालिसिस का माल छुड़ाने का, तो आप देखें जब वो ये था 15 को, तो जब 16 को खुला था, अब 15 को शदीद लोड लॉक लगा था और 16 को खुला ही ये लॉक से ऊपर था थोड़ा सा, और फिर वहां से एक लॉक और फिर दूसरा लॉक और फिर थोड़ा सा नीचे। दूसरा लॉक शायद नहीं लगा था, हाँ पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, लॉक नहीं था, लेकिन थोड़ा सा नीचे ऊपर, लेकिन काफ़ी बेहतर रिकवर हुआ। और हमने तो काफ़ी सारा इसमें अपना वो फिर जो ख़रीदा था उसमें से कुछ बेचा भी, सारा नहीं बेचा अभी, और अभी थोड़ा सा फिर नीचे भी जा सकता है, लेकिन वही बात है कि बेहतर ही रहेगा। अब पावर सेक्टर में ओवरऑल उस तरह की गिरावट अब थोड़ी रुक गई है, बल्कि रिकवरी हो गई है। और जो हमारी ज़्यादा बड़ी असेसमेंट थी, जो कि हम आपको कहते थे कि भाई हर डिप पे हम ख़रीदेंगे, हर डिप पे हम ख़रीदेंगे, देखें गारंटी तो किसी बात की नहीं दी जा सकती। अब हमें इस बात का तो बिल्कुल इल्हाम तो नहीं था कि इसको इतने सारे लॉक्स इकट्ठे लगेंगे, लेकिन यहाँ से वही बात है ना, दो बातें सामने आती हैं कि एक, क्यों हम इसके ऊपर हमारा इतना कॉन्फिडेंस था, और क्यों मार्केट में जब हम कहते हैं कि भाई किसी शेयर को इतना नीचे ले जाते हैं कि सब लोग बेच दें डर के, और जब ऊपर ले जाना हो तो इतना ऊपर लेके जाते हैं कि फिर लोग खरीदते ही नहीं है, डरते हैं। वैसे तो इसका लॉक ही नहीं खुल रहा अब, लेकिन फिर भी जब लोग ज्यादा ऊपर चला जाता है, फिर कई दफा लोग डरते हैं, उसमें एंटर नहीं होते, तो उसको उतना ऊपर ले जाके छोड़ते हैं कि जहां पे जाके फिर लोगों को उसमें फंसाना हो। इसका असल में साथ ही एक चीज ये भी हो गई थी, ईओजीएम पे तो हमने अपडेट कर दी थी, लेकिन इसने जो बोर्ड मीटिंग भी साथ ही इसकी आ गई थी क्वार्टरली। तो अगर इसको देखें, बोर्ड मीटिंग है जी 22 मंगल वाले दिन है। अब इसकी अनाउंसमेंट जो है मार्केट के बीच में भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है, लेकिन अभी देखें, अभी हमें नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ही बड़ा डिविडेंड आएगा इस वक्त, क्योंकि अभी तो हुकूमत से पैसे नहीं मिले। लेकिन ये है कि इनके पास अगर कोई फालतू कैश होगा तो इस टाइम पे वो हो सकता है वो सारे के सारा वो पे आउट कर दें, अगर इनकी नीयत हो वो माल शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर कहीं पे नया बिजनेस शुरू करना हो तो शायद ज्यादा ना दें, लेकिन कहीं पे भी ये 2 से 5 रुपए तक हमें लगता है डिविडेंड देना चाहें तो दे सकते हैं। पता कोई नहीं होता कि उनकी सोच क्या है, लेकिन फिर भी अगर उनकी सोच ये है कि ये पैसा काफी हद तक ये शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर सारा ना भी करें, तो फिर थोड़ा बेहतर डिविडेंड आने को आ सकता है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वैसे तो काफी नीचे से ऊपर आ गया है, लेकिन हो सकता है अभी रिजल्ट आने तक इसको लॉक ही लगते रहें, कि लोग ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ा डिविडेंड आ जाएगा, और फिर बहुत बड़ा डिविडेंड ना आए, अच्छा है फिर भी वहां से मार पड़ जाए। और हमने तो साथ साथ स्ट्रेटजी तो आपको हमारी पता है कि हम अपर लॉक पे भी बेचते हैं, लेकिन इसकी जिस तरह मूव बन रही थी, जिस तरह इसमें वॉल्यूम्स लग रहे थे, फिर हमने इसमें, अब देखें ना, अगर हमने 14 पे खरीदा है, 14 में 7 जमा करें 21 बनता है, यानी कि तकरीबन 45 से 50% जो हमने 14 पे खरीदा था, उस हिसाब से देखें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना मुनाफा हमें इसमें हो गया है। तो हमने, लेकिन इसमें ये किया था कि अगर हमने 14 पे मिसाल के तौर पे ना 10,000 शेयर्स खरीदे थे ना, तो हमने अभी तक उसमें से एग्जैक्टली ये नहीं किया इस मर्तबा, क्योंकि वही आपको अपनी स्ट्रेटजी हमेशा एक कोई कंक्लूसिव स्ट्रेटजी नहीं होती कि यही और सारी जिंदगी यही फॉलो करनी है। हालात देख के आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 14,000 पे अगर हमने 10,000 लिए थे, तो उनमें से 5,000 अभी भी हमारे पास होंगे, और 5,000 हम साथ साथ करके बेच दिए होंगे हमने। तो वो 5,000 पे आप देख लें फिर हमें कितना फायदा हुआ है, और अगर इसकी हम एवरेज बाइंग अपनी निकालें तो वो हमारी अब 19 से नीचे आ रही है। और ये इस शेयर पे तो आउटस्टैंडिंग, हम अगर पिछले 2 साल का देखें, 2-3 सालों का देखें, तो हमने बहुत जबरदस्त बनाया। ये जो 18 एवरेज आ रही है, ये असल एवरेज नहीं है, इसमें डिविडेंड तो हम शामिल ही नहीं करते जब हम अपनी एवरेज निकालते हैं।
क्योंकि हमें एवरेज से उतना वैसे फर्क पड़ता नहीं है, हम उतना मॉनिटर नहीं करते, हम अपना टोटल पोर्टफोलियो देखते हैं वो कहाँ पे जा रहा है, वो अच्छा तो ठीक है। लेकिन वो सब कुछ डिविडेंड नेट करने के बाद भी हमारी एवरेज ये बन रही है, तो फिर खुद सोचें आप कि इसमें ये हमारा जीरो से भी नीचे जा चुका है ये शेयर हमारा 3 दफा हॉल ऑफ फेम में आ जाएगा। 2 दफा आ चुका हुआ है पहले, यानी कि 2 दफा ये हमारी असेसमेंट के बाद डबल हुआ, और अब तीसरी दफा भी तकरीबन 50% तो हो गया है। और अगर ये पैसे कंपनी शेयर होल्डर्स में देती है तो तीसरी दफा भी डबल हो जाएगा। 14 पे जाके भी जब हमने इसको कहा कि भाई यहाँ पे भी रखें इसको, यहाँ पे भी हम तो रखेंगे बल्कि और खरीदेंगे, और वहां से अगर 28 तक तो किसी टाइम पे पहुंच ही जाएगा, जरूरी नहीं फौरन पहुंचे, तो 3 दफा ये शेयर हमारे हॉल ऑफ फेम में आ जाएगा। और हॉल ऑफ फेम में हम उन शेयर को कहते हैं कि जिस शेयर की हमने बहुत तवज्जो दिलाई हो और वो डबल हो गया हो। वरना तो हमने साजियो को 50-60 पे भी एनालाइज किया था, लेकिन उसका हम ना हमने उतना जोर से तवज्जो दिलाई थी, ना हमें खुद पता था कि इतना ऊपर निकल जाएगा, तो उसको हम अपने हॉल ऑफ फेम में कंसिडर नहीं करते। और भी कई शेयर होंगे हमारे जो हमने असेसमेंट की और डबल से ऊपर हो गए, लेकिन हम फिर भी उसको हॉल ऑफ फेम में नहीं डालते। हम हॉल ऑफ फेम में उसी को डालते हैं जिसपे हमने तवज्जो बार बार दिलाई, और उसमें है आल्टन एनर्जी, एलपीएल, शाहमुराद शुगर और ठट्ठा सीमेंट। लेकिन इन 4 शेयर में भी लाल पीर 2-3 दफा आ गया है। तो जबरदस्त यार। यार माशाल्लाह से इस हफ्ते में हमें, मतलब इतना जबरदस्त हफ्ता हमारा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में आज तक नहीं गया। और उसमें सिर्फ लाल पीर नहीं शामिल था, और भी शामिल है, आपको पता ही है, आगे भी देख लेते हैं उसको। लेकिन बहुत जबरदस्त, मतलब अल्लाह का बहुत फजल, एहसान, शुक्र। क्योंकि देखें ये सब कुछ हमने जो सीखा, अपनी नॉलेज को यूज किया, स्ट्रेटजीज बनाई, डिसीजंस लिए, उनकी बेसिस पे हमने इतने अरसे में काफी मुनासिब प्रॉफिट कमाया है स्टॉक मार्केट से। और ये एक हफ्ता इस तरह का हमें मिला, और ये सब अल्लाह का फजल है। क्योंकि अगर अल्लाह का फजल ना हो तो ना हमने अपना इल्म पढ़ा होता सही तरह, ना उसको सही तरह इस्तेमाल किया होता, ना डिसीजन मेकिंग की होती। तो ये सब अल्लाह का फजल है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से अल्लाह इंसान पे फजल करता है। वालदैन की खिदमत, कोशिश करना कि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाओ, बल्कि अगर दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं तो फ़ायदा भी दें। जैसे हम ये एक हिसाब से वीडियो बना के कुछ पैसे तो नहीं ले रहे ना आपसे, तो एक फ़ायदा भी यहाँ से हम कोशिश करें, लोगों को सीखें कि आगे सीख के चलें। तो क्या पता अल्लाह को ये बात भी पसंद आई हो। तो मतलब आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इसके ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, हमारे नहीं बन रहे। भाई अपने अपने पैसे पे नज़र रखें, और दूसरों के पैसों पे बुरी नज़र मत डालें, तो अल्लाह नज़र बद से बचाए। और बहरहाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगता है क्या है कि वो आप सब ने अगर नहीं पढ़ा तो सुना होगा कुरान मजीद में, कि जब अल्लाह की राह में इंसान खर्च करता है तो अल्लाह उसको वही बढ़ा के लौटा देता है। तो देखें, ज़कात तो फ़र्ज़ है, लेकिन उसके अलावा भी सदक़े खैरात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, पर कुछ उसमें कोई फ़िक्स नहीं किया गया, कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं की गई। हमने अपने लिए कुछ फ़िक्स किया हुआ है, कुछ फ़र्ज़ हम उसको समझते हैं कि हमारी जितनी भी कमाई होगी उसका सर्टेन परसेंटेज जो है हम उसको अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। और वो परसेंटेज टर्म्स में होता है कि यानी कि कमाई जब ज़्यादा होगी तो फिर वो उसी तरह अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो परसेंटेज कितनी है। मकसद ये है कि सब लोग जो कमाई करते हैं ना, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च किया करें अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, तो अल्लाह वही मुख्तलिफ ज़रियों से आपको लौटा देता है। तो इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए आप सबकी। फिर उसके बाद हब ऊपर नीचे वहीं पे चल रहा है। और आपको याद होगा कि भाई हमने जिस दिन आपको बताया था कि हमने हब में से शिफ्ट कर लिया है एलपीएल पे, उस टाइम पे हब 102 पे था और एलपीएल 15 पे था। और उसके बाद एलपीएल 13.5 पे भी आया, लेकिन अब 20 पे निकल गया, और हब वहीं पे है। तो हमने अपने हब का तो सारा नुकसान हमारा पूरा हो गया है। और अभी फॉर द टाइम बिंग हब थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ नजर आ भी रहा है, लेकिन हमें फिर भी नहीं लगता कि इस वक्त हब में कोई बड़ी मूव बनेगी। बन जाए तो पता नहीं, लेकिन हमारा इस वक्त हब में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म में बाद में देखेंगे, कभी भी वो तो स्ट्रेटेजी चेंज की जा सकती है, इस वक्त हमने कोई खास इसमें नहीं किया। फिर आपको पता है हमने आपको ये भी बताया था कि हमने कैपको बेच के हमने वहाँ से एनपीएल में शिफ्ट हो गए हैं। तो एनपीएल तकरीबन 15% ऊपर आ गया, कैपको वहीं पे है। तो अब जब ऊपर आके तो हमने वहां से फिर एनपीएल बेच के वापस कैपको में डाल लिया है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटजीज अपनी करते हैं, कई दफ़ा सक्सेसफुल होती हैं, कई दफ़ा नहीं होती, लेकिन इस मरतबा बहुत सक्सेसफुल रही। फिर हमने बलूचिस्तान व्हील्स की असेसमेंट की थी, इसको भी 1-2 लॉक लगे। तो आजकल तो यार पता नहीं अल्लाह का फजल कुछ ज़्यादा ही हुआ है कि हम यार मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन रही है आजकल तो। बस अल्लाह ताला अपने फजल जारी रखे और शुक्रगुजार बंदा बनाए, और अगेन नजर बद से बचाए। तो लेकिन यार
जबरदस्त। तो हमने इसमें से बहुत ज्यादा तो किया नहीं हुआ था, लेकिन जितना किया था उसमें से कुछ बेच दिया, अगर ये नीचे गया तो वापस खरीद लेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी भी हमने इसमें रखी हुई है। और माशाल्लाह से आज ठट्ठा सीमेंट को काफी दिनों बाद अपर कैप लग गया, और इसकी भी बोर्ड मीटिंग आई थी अगले रिजल्ट्स पे। तो उसके हवाले से प्रॉबली इसमें बाइंग आई और अपर कैप लग गया। और इसमें अब आप ये देख लेना कि एलपीएल तो चल ही रहा था, फिर दूसरा ये भी चल गया। तो अब इससे अच्छा हफ्ता हमारा और क्या हो सकता है फिर। तो माइंड ब्लोइंग यार। देखें अब इसका रिजल्ट कैसा आता है। रिजल्ट आने तक शायद उसमें तेजी रहे, कोई पता नहीं, मंडे से गिरने भी लग जाए। लेकिन फिर भी रिजल्ट के बाद थोड़ा देखेंगे कि क्या होगा। रिजल्ट आने से पहले हम इसमें कुछ ना कुछ हम अपनी होल्डिंग ना कम करेंगे, क्योंकि कभी पता नहीं चलता, कई दफा रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना आए। तो फिर रीअसेसमेंट करेंगे रिजल्ट आने के बाद कि अब इसमें कितनी होल्डिंग रखनी है। लेकिन हमें कोशिश ये करेंगे कि रिजल्ट आने से पहले कुछ ना कुछ इसमें होल्डिंग हम अपनी कम कर लें। ऑलरेडी इसमें से बहुत सारा कमाया है माशाल्लाह से, और अभी तक इसका मूड नहीं लग रहा वैसे नीचे आने का। असल में देखें कभी कभार ना होता ये है कि देखें शेयर अच्छा बुरा वो एक अलग बात होती है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही हो सब कुछ हो, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में कि जिन शेयर्स में आम लोगों की नजर नहीं पड़ती वहां पे मूव ज्यादा बनती हैं। क्योंकि देखें वही बात है ना कि अच्छा शेयर हो बुरा शेयर हो, चलाते उसको प्लेयर्स हैं। तो प्लेयर्स की कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खुद कमाएं। अब जब ये 33 से 60 पे आया, चाहे रिजल्ट जितने मर्जी अच्छे आए, लोग यही सोचते होंगे यार इतना ऊपर आ गया और ऊपर कहाँ जाएगा। पहले जिसने लिया होगा हो सकता है उसने बेच दिया हो, कुछ लोग एंटर ना होते हों। फिर कुछ एंटर हुए होंगे, वो 70-80 पे यही सोचते होंगे, फिर कुछ 90 पे यही सोचते होंगे। लेकिन ये रुक ही नहीं रहा। और फिर लोग जो है ना, फिर कई दफा होता है कि वो 80 पे बेच दिया होगा, अब 100 पे खरीद रहे होंगे। और अगले दिन यहाँ पे एक दिन किसी दिन इसको लोड लॉक लगा दिया, जैसे अपर लगाया लोड भी लगा सकते हैं, फिर वो डर के निकल जाएंगे। तो इसलिए लोग अगर अपनी अकल को सही तरह इस्तेमाल ना करें और एनालिसिस करना सीखें ना और समझें ना, तो फिर वो नुकसान करते हैं। और जब सीखेंगे समझेंगे तो फिर फायदा इंशाल्लाह जरूर होगा। तो बहुत जबरदस्त जी। उसके बाद जी ये क्रेसेंट स्टील में भी आज अपर कैप लगा, इसको भी काफी मूव्स बन रही हैं। इस पे हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की हुई, हमारी ज्यादा तवज्जो ठट्ठा पे ही रही है। लेकिन कभी कभी इसको देख के लगता है कि इसका और ठट्ठा ना, इसकी मूव्स और उनकी मूव्स देख के ना, दोनों की, कि ठट्ठा और इसका चलाने वाला ना एक ही बंदा है। पैटर्न काफी मिलता जुलता होता है दोनों में। बहरहाल इसमें इसके चलने की वजह एक ये भी हो सकती है। अब रिजल्ट तो ठीक है इसके भी बेहतर हैं, लेकिन देखें ना पिछले क्वार्टर का रिजल्ट इतना खराब आया था फिर भी क्यों चल रहा है। तो हम ऐसे शेयर्स को ज्यादा नहीं देखते जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, लेकिन इसके चलने की एक वजह ये हो सकती है कि इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट है आल्टन एनर्जी में। और अब जब आल्टन एनर्जी बंद हो जाएगी तो उसके जो भी पैसे मिलेंगे वो इनको भी मिलेंगे। तो लोग शायद उस एक्सपेक्टेशंस में हो सकता है कुछ लोग इसको खरीद रहे हैं, और वहां से इसकी ईपीएस ज्यादा नजर आ भी सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पैसे डिविडेंड में दे देंगे, क्योंकि वो जब इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है वहां से पैसे आएंगे तो कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी उसकी एंटिसिपेशन में हो सकता है इसमें कुछ मूव्स बन रही हों। लेकिन इसमें हम इस वक्त हमने कोई इन्वेस्टमेंट कोई खास नहीं की हुई। लेकिन ये सिर्फ आल्टन एनर्जी के हवाले से बस अपडेट हमने कहा दे दें। अब यहाँ से अगर ये मिसाल के तौर पे 200 पे भी चला जाए, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी। फिर जी है कोहाट सीमेंट, इसने शेयर्स बायबैक का अनाउंस किया था, और उसके बाद इसमें ये मूव बनी थी एकदम। आई थिंक उस वक्त यहाँ 250 के आसपास था, और फिर ये 320 तक गया, और उसके बाद यहाँ पे आके इतने अरसे से उसी रेंज में है और एक्यूमुलेट हुआ है। अब यहाँ पे इसकी जो है बेसिकली जो बायबैक है इसका, ये 23 अक्टूबर से शुरू होगा। तो हो सकता है, देखें बायबैक में अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो मुख्तलिफ शेयर्स मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म करते रहे हैं। फिर भी हो सकता है कि जब बायबैक का पीरियड शुरू हो, यहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा ऊपर निकल जाए। तो इसमें जो थोड़े रिस्क टेकर्स हैं अगर वो कुछ देखना चाहते हैं तो अभी भी इस रेंज में वो थोड़ा सा देख सकते हैं। डिविडेंड शिविडेंड ये कुछ नहीं देता, ये सिर्फ बायबैक के हवाले से जब कंपनी बाय करेगी और सेलर्स कम होंगे मार्केट में अगर, तो प्राइस थोड़ी ऊपर जा सकती है। वैसे अर्निंग अच्छी है, प्राइस अर्निंग के हवाले से ठीक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। इसमें अगर किसी ने देखना है सिर्फ बाय बैक को असेस करके कि क्या उसमें उसको बाय करना चाहिए कि नहीं। फिर ये देखें जी, ये जेएस मोमेंटम फैक्टर ये 11 रुपये 10 पैसे पे पहुंच गया है। जब हमने लास्ट इसकी असेसमेंट की थी ये 10 रुपये पे था, और वो कब की थी हमने, तकरीबन 4 हफ्ते पहले। तो एक महीने में ये 1 रुपये ऊपर चला गया है, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ज्यादा ऊपर जा भी सकता है। इसमें हमने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख दी है 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ।
और यहाँ पे क्लिक करें आप इसकी वेबसाइट पे अगर आप चेक करना चाहें, और वहाँ पे आप जाएं, ये आता है अभी, यहाँ पे जेएस मोमेंटम फैक्टर पे क्लिक करें तो इनकी जो नेट वैल्यू चल रही है यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट होती है, तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो और अपने मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी उसके आसपास ही ट्रेड करता है। तो वो देखें वहाँ से ऊपर जा रही है। यहाँ से आप देखें ये हर महीने की जो है ना 5th वर्किंग डे को प्रॉबली ये अपना अपडेट करते हैं। आप इसको जो मॉनिटर करने का तरीका क्या है, आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इन्होंने 6-7 अक्टूबर को अपडेट किया कि हर महीने में एक मरतबा ना अपना पोर्टफोलियो ये चेंज करते हैं जिस पे भी इनको मोमेंटम नज़र आ रहा हो। तो वहाँ पे इन्होंने ओजीडीसी में डाले, मारी में डाले, कुछ और पहले भी होंगे, कुछ निकाल दिए, कुछ डाल दिए। तो हर महीने को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा खुद से, और अगर आप करना चाहें तो फिर एफएफसी एफएफबीएल में डाले। लेकिन उसके बाद से मेरा ख्याल है अक्टूबर में इतना ऊपर नहीं गया, पहले ऊपर जा चुका था, लेकिन इनके पास एफएफबीएल पहले भी था, मारी पहले भी था, ओजीडीसी शायद पहले भी था, फिर ये चेंज किया कुछ इस तरह ना। लेकिन ओवरऑल इन्होंने अच्छे शेयर्स रखे हुए हैं, इतने बुरे नहीं हैं। तो ये यहाँ से इनको बेहतर हो सकते हैं। और अच्छा, ये जो है ना मोमेंटम फैक्टर, आप यही समझ लें कि ये मार्केट के मोमेंटम को कैपिटलाइज करके ये अर्निंग ये करते हैं। तो यानी कि अगर, तो जब तक मार्केट का ट्रेंड ऊपर का रहेगा ना लॉन्ग टर्म में, अभी तक लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ऊपर ही है, अगर बीच में मार्केट डिप भी लेती है ये अभी ऊपर के ट्रेंड पे चल रही है। जब तक मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, इस तरह के ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मार्केट से कमाते जाएंगे। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे होगा, इनके शेयर्स अच्छे भी होंगे तो ये नुकसान उठाएंगे। तो सारी जिंदगी के लिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं अभी हम कह सकते कि आज की तारीख में कि ये कर लें तो हर साल ये, पिछले साल जैसे इसने 10 से 20 का हो गया था और कमाया भी था, तो हर साल इतना हो जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट का मोमेंटम अच्छा है तो ये ऊपर जा सकता है और ये आहिस्ता आहिस्ता करके जाएगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भी आज लेने तो 2 दिन में ये 10 से 15 का हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आपने ये आहिस्ता वाली बस मिस कर दी तो कोई पता नहीं साल के आखिर में ये 30-40-50% तक रिटर्न दे दे कम से कम, फिर ये आपसे मिस हो जाए और फिर आप उस वक्त सोचें काश एक साल पहले खरीद लिया होता। तो इसलिए हमने तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है। हाँ, हम इसको मॉनिटर जरूर करते हैं कि हर महीने कौन से शेयर्स अपने अपडेट करता है। कभी हमें लगा कि इसने कुछ ऐसे शेयर्स ले लिए हैं जो अच्छे नहीं हैं और उनकी वजह से वैल्यू नीचे जा सकती है या जा रही है, तो फिर हम रीअसेस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने थोड़े से लेके इसमें रख दिए हैं जिनको हम डेली बेसिस पे नहीं देखते। तो ये तो हो गई जी मार्केट की अपडेट्स इस हफ्ते की। और अब फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। अच्छा जी, ये आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन तो पिछले हफ्ते की वीडियो है, तो इस पे तो हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे, फिर भी एक दो नए क्वेश्चन शायद आए हैं वो देख लेते हैं। ये किसी भाई ने कहा है सेफ पावर करें, हालांकि जो एनालाइज हम उसको करते हैं बीच में शामिल है, पता नहीं क्यों नहीं लोग गौर से वीडियो देखते। फिर ये है जी, आई हैव 35 शेयर्स ऑफ एलपीएल 20.2 पर शेयर, प्लीज गाइड मी। या देखें हम, आप फिर वही बात बार बार पूछते हैं, हम एनालाइज कर देते हैं, हम अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी भी अक्सर बता देते हैं, फिर फैसला आपने करना है। अच्छा, ये है जी, भाई कहते हैं वेयर यू लॉस्ट। भाई क्या तरीका है बात करने का। नी वीडियो ऑन हब 136 की बाइंग एलपीएल 125। यार भाई आप, अब पता नहीं आप लोगों को कब समझ आएगी। लेकिन ना हम आपके नौकर हैं कि जब आप ख्वाहिश करें हम वीडियो बना के आपको अपडेट करें, ना हम आपसे पैसे लेके कोई सर्विसेज आपको दे रहे हैं कि भाई आपको हम डे टू डे बेसिस पे अपडेट करें कि ये हमारी असेसमेंट है और आज ये अपडेट हो गई है, कल ये अपडेट हो गई है। हम असेसमेंट करते हैं और बार बार आपको तवज्जो दिलाते हैं कि आप सीखें, असेसमेंट को समझें और फिर अपना फैसला करें। वैसे तो इसके ऊपर अपडेट हमने बना दी थी, ये आपने क्वेश्चन जो डाला है ये उस वीडियो से पहले डाला होगा यकीनन, और आपने बाद में देख भी ली होगी वीडियो। लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप सीखें, जो लोग सीखते हैं वही हमारे चैनल की वीडियोस देखा करें, जो लोग सीखना चाहते हैं और अपने फैसले करना चाहते हैं लॉन्ग रन में। और अगर आप नहीं सीखना चाहते, बस आप चाहते हैं कि जी कि एक शख्स ने एनालिसिस किया, उसके उसकी एनालिसिस की बेसिस पे आप खरीद लें, पता ही कुछ नहीं आपको,
और वही आपको बताएगा कि कब खरीदना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो फिर आप हमारा चैनल ना देखा करें, या देखें तो फिर हमसे सवाल मत किया करें भाई। तो यार दिस इज नॉट राइट, वी डिड नॉट लाइक दिस। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की, चाहे हमारी वीडियो देखे की, हमने आपसे कहा तो नहीं ना। और अगर हमें मसरूफ हो जाए, कोई और हो जाए, कोई हमारे साथ मसला हो जाए, हम एक महीने तक कोई वीडियो ना बना सकें, आप क्या करेंगे? इसी चक्कर में रहेंगे यार, कब इस बंदे की वीडियो आएगी, कब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। ये तो हम बताते भी नहीं है कभी भी कि खरीदें या बेचें, फैसला आपने खुद ही करना होता है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए भी क्या आप मतलब क्या करेंगे? आप अपना फैसला करना सीखें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फैसला गलत होगा ना। गलत फैसले करके आप नुकसान उठाएंगे, तभी आप सीखेंगे। जब तक आप फैसला करना शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी भी फैसला नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये है जी अब वो वीडियो, इसके कमेंट्स हमने नहीं पढ़े हुए। आईपीपी रेस्ट इन पीस। अच्छा जी, थैंक यू जी। रजी दादा और इमरान शफकत ने अपने वीलॉग में जिक्र किया है। यार इमरान शफकत वाला हमने तो तस्वीर लगा दी थी ना, रजी दादा ने भी कह दिया होगा। अच्छा जी, थैंक्स सर फॉर दिस वर्किंग, प्लीज सीमेंट और स्टील के न्यू शेयर्स की तरफ ध्यान करवाएं। यार अभी कोई ध्यान नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर, वी रियली शुड अप्रिशिएट your feelings toward us that most of the people said about Pakistan market. It is a satta market where no legal rule, no guarantee, no one can believe in it. How will they come to invest here? बस यार हम लोग अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की आदत है हमें। ऑलवेज वेटिंग फॉर योर इंसाइटफुल वीडियो। चलें जी, थैंक यू। अच्छा जी, LPL 25 की बाइंग, यार ये खुद फैसला करें। अच्छा जी, मैं भी एक पावर प्लांट का एम्प्लॉय हूँ। पावर प्लांट ने अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को यूनिट रेट में शामिल किया होता है। नेपरा के पास पावर है ऑडिट करने का कि एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है। अगर डिफाइंड कॉस्ट से कम आ रही हो तो ओवर एंड अबव फंड नेपरा जब्त कर सकता है और फ्यूचर यूनिट रेट कम कर सकता है। पावर प्लांट्स उस ऑडिट से डरते हैं क्योंकि सबने सेफ साइड रख के मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा। हाँ ये है, फिर वो शायद बेसिकली भाई ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि ऑडिट नहीं करवाना चाहता कोई, तो प्रॉब्लली एक रीज़न हो सकता है कि इन सब लोगों ने हुकूमत की बात मान ली हो। यानी कि शायद ये भाई कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हुकूमत ने कोई उनको डंडा दिया है या बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है, सिर्फ ऑडिट की धमकी दी है, और जो कि जायज़ धमकी है। और उसके बाद उन्होंने शायद ये फैसला कर लिया हो कि ठीक है जी हम आपकी बात मान लेते हैं। तो हो सकता है ये कि इन्होंने इंसाइट दिया भाई ने, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि एम्प्लॉय हैं अंदर के खबर रखते हैं। अच्छा जी, इन सब के बाद ये सीखने को मिला कि अपना सारा माल एक जगह नहीं लगाना चाहिए और पोर्टफोलियो को, बिल्कुल ऐसी बात है जी। अगेन थैंक्स अ लॉट हिम्मत देने के लिए। ये दौड़ अपनी अपनी है। अच्छा जी, ओ बॉय आई वांटेड योर वीडियो, थैंक यू जी। Government stopped payment to 18 IPPs ahead of negotiation. The government said to have stopped payment to 18 IPP. हाँ वो तो इसलिए उन्होंने रोक दिया है ना कि ये इनकी बात मान लें, तो ये भी मान लेंगे। जब ये बात मान लेंगे तो पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। हो ये देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये मान लें कि भाई अब हम टेक एंड पे चले जाते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनके पुराने ड्यूज क्लियर कर दे, तो अगर वो पुराने ड्यूज क्लियर करेंगे, टेक एंड पे चले जाते हैं, तो मुस्तकबिल में तो इशू हो सकता है, लेकिन पुराने पैसे अच्छे खासे मिलेंगे, तो कुछ शॉर्ट टर्म में डिविडेंड्स अच्छे आ सकते हैं उनसे भी। अच्छा जी, हब का क्या करें सर, मेरी तो ऑल इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई। 123 का हब बाइंग है, लॉस बुक करूं एवरेज के लिए कैश नहीं। यार हम तो अपनी स्ट्रेटजी बता चुके हैं। अब अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई थी तो आप कर लेते, नहीं अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या बता सकते हैं ना। यार हमने आपको वीडियो में बताया, यार हम हब से शिफ्ट हो गए हैं LPL में, और आज 3 दिन बाद देखें हमारा हब के सारे लॉसेज रिकवर हो गए हैं। अब हम आपको और क्या बताएं इससे ज़्यादा, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने से ज़्यादा और क्या बताएं आपको ना। तो बाकी अल्लाह सब पे रहम करे यार, आपके नुकसान पूरे करे, यही हम दुआ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, दुआओं का बहुत शुक्रिया। मैंने भी हब से LPL में शिफ्ट किया, ज़बरदस्त छा गए जी आप भी। अच्छा जी, पावर जनरेशन इज फिनिश फॉर इन्वेस्टिंग। जी बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ अब शॉर्ट टर्म हम उसमें से कुछ अगर बेनिफिट निकाल सकते हैं तो निकाल लें, इन्वेस्टमेंट के लिए ख़त्म हो गया ये, और वो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ग्रेट भाईजान, थैंक यू जी। You were looking at the unconsolidated statement of Hub. Unconsolidated statement only includes detail of their base plant which was shut down.
their consolidated earnings are 54. Also, a big portion of their liabilities are to PSO, which they have been delaying. And according to some news, there will be a reduction in the accumulated interest surcharge. देखें जो PSO वाली बात है, आपको देखें वो अभी तक हवा में है, हो सकता है वो सही हो, ऐसी ही हो। और दूसरी बात ये है कि देखें हम अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स क्यों देखते हैं और कंसोलिडेटेड क्यों नहीं देखते। देखें एक कंपनी, एक ग्रुप ओवरऑल कंसोलिडेटेड से बनता है, और अगर कंपनी के देखें कि आज कंपनी मिसाल के तौर पे आज हब अगर बिक जाती है, पूरी हब बिक जाती है, तो फिर वहां पे उसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि वहां से उसकी वैल्यूज निकलेगी। लेकिन अगर जब हम अनकंसोलिडेटेड इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा फोकस होता है डिविडेंड्स पे, और कंपनी जो डिविडेंड देती है ना, वो डिविडेंड अपनी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग के मुताबिक देती है। शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो जो कंसोलिडेटेड अर्निंग की बेसिस पे डिविडेंड देती है। ये और बात है कि अगर उसको अपनी सब्सिडी से पैसे मिलते हैं तो उससे उसकी उसको इनकम जो आती है उसी से वो डिविडेंड देते हैं, लेकिन वो इनकम अनकंसोलिडेटेड में भी रिकॉर्ड होती है। अब अगर अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जीरो हो जाए या कम हो जाए, तो फिर वहां से एक अंदाजा लगाया जाता है कि भाई शायद ये अगले सालों में डिविडेंड ना दे। ओवरऑल देखा जाए इन बिगर पिक्चर, तो शायद हब वही बात है कि उतनी बुरी कंपनी नहीं है जितनी अभी महसूस हो रही है। लेकिन जब अनकंसोलिडेटेड में वो कुछ खास कमा नहीं पाएंगे, तो उनके डिविडेंड भी मुतासिर होंगे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मुस्तकबिल की मुतासिर होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं, तो उनके जो बाकी प्लांट्स हैं अगर उनके साथ भी टेक एंड पे में चले गए और उनको बिजली देनी बंद कर दी, तो फिर क्या होगा। तो ओवरऑल इसको इस तरीके से असेस किया करें। अच्छा, आई डोंट थिंक so these IPPs will consider to reinvest in power sector in Pakistan again। यार वो कैपको वाले भी तो यही करना चाहते हैं ना, वो 3 साल से बैठे हुए हैं लेके कि जी हम कहें करेंगे करेंगे करेंगे। तो इसलिए पॉइंट ये है कि ताकि वो उनको बांटना, देखो आपको पता है कि बहुत सारे कंपनीज को जब पैसे की जरूरत होती है वो राइट इशू कर देते हैं और लोगों से पैसा लो। इस तरह दुनिया में नहीं चलता और ना इस तरह कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में सबको मामू बनाया जाता है। तो इन लोगों ने ऑलरेडी ये पैसा जो है अवाम से लिया हुआ है, तो आमतौर पे इन लोगों को बहुत तकलीफ होगी अगर इनको ये वापस करना पड़े। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई एक नया एरिया देखें जहां पे उसको इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि वो 100% उनका पैसा तो नहीं है ना, अवाम का भी पैसा है। तो ये हो सकता है, अगेन हमने पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया है, तो हो सकता है वो ना भी इसको करें और कंपनी खत्म कर दें। लेकिन फिर भी पॉइंट हमारा ये है कि जब आप अगर उनकी मीटिंग में कहीं पे शामिल हो कभी किसी सेशन में, तो वहां पे अपनी तरफ से जरूर उनको ये क्लियर करें कि भाई वी डू नॉट वांट एनी डाइवर्सिफिकेशन नाउ फ्रॉम दिस मनी। मतलब वो कल को किसी कोल प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, कल को किसी विंड एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे जा सकते हैं। और वो जैसे एक भाई ने पीछे भी जिक्र किया कि क्योंकि उनको उनको ये डर था कि कहीं ऑडिट ना हो जाए, तो इसलिए अगर वो अपनी मर्जी से माने हैं तो फिर वो फिर भी दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए गारंटी किसी चीज की नहीं दी जा सकती, बट लेट्स सी। अच्छा जी, लोड लॉक ऑन हबको अ नाइटमेयर, नो वन इवन कैन इमेजिन 2 months अगो, मोस्ट फेवरेट ब्लू चिप स्टॉक। बस जी ये ऐसे ही है कि क्योंकि हम सब यही समझते रहे कि भाई सॉवरेन गारंटी से एग्रीमेंट्स वो हैं, लिंक्ड हैं, तो इस पे ये सब रूमर्स होंगे। लेकिन और कितनी दफा हो चुका है कि खबरें इस तरह की आती हैं, मार्केट में रूमर्स आते हैं कि हुकूमत ये करने जा रही है, हुकूमत वो करने जा रही है, तो रूमर साबित हो जाते हैं कि वो गलत साबित हो जाते हैं। तो अब ये तो किसी के भी गैप का इल्म तो किसी के पास नहीं है ना, कि कोई कहता कि भाई यानी कि आज अगर आज कोई हमसे शिकायत करे कि भाई आपने क्यों कहा था कि जी ये जो है ये नहीं होगा ऐसा। पहली बात ये एनालिसिस है, एनालिसिस गलत भी हो सकता है, और दूसरी बात वही है कि भाई हमने एनालिसिस किया, अब ये आपका फैसला है कि आप उसको एनालिसिस को सही समझें या गलत समझें। लेकिन वही बात है कि हिस्ट्री को देखते हुए हमने एनालिसिस किया था और हमारा नहीं अंदाजा था, बहरहाल अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो अगेन वही बात है ना कि स्ट्रैटेजी फिर उस दिन से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, उसके मुताबिक लेके चलें। पावर सेक्टर से पैसे किधर शिफ्ट करें। यार ये डाइवर्स करें, यानी कि थोड़ा फर्टिलाइजर में डाल लें, थोड़ा उधर आप डाल लें, ऑयल में डाल लें, थोड़ा आप जो है अगर आपको बाकी कोई सीमेंट पसंद है, जो जो भी, ये तो आपको जो जो शेयर अच्छा लगता है, लेकिन डाइवर्स कर लें। अच्छा जी, आज फिर क्यों हब डाउन जा रहा है। यार हब पे तो हम अपना एनालिसिस दे चुके हैं ना, अब हमें तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो हमें तो उसमें मतलब उसमें कुछ लग नहीं रहा ना कि इस वक्त
फॉर द टाइम बिंग तो हमें वो 100 रुपए के काबिल भी नहीं लग रहा, तो इसलिए फिर ऊपर नीचे करते रहेंगे उसको। Bro, they give proposal that IPP cannot refuse. Godfather, I booked loss at 105 rupees. Luckily, I entered same time PSO a bit compensated. चलें, गुड हो गया जी। अच्छा, आल्टन इज इक्वल टू PICT। देखिए, PICT का फर्क हिसाब है, मतलब अभी इनको जब पैसे मिलेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। PICT को भी खत्म हो जाना चाहिए था, और वो उसको भी बस चला रहे हैं बिला वजह। अच्छा जी सर, हब 30 पे आ गया है, पे आ, आएगा पूछना चाह रहे हैं, बता रहे हैं आप, देते देखते जाएं। अच्छा, आप बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं यार। आपकी आपकी वो कहते हैं ना, वो प्रिडिक्शन है ये तो ठीक है, लेकिन जब हमने उसको खरीदा ही नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। EPCL 106 से 30 पर आ गया ड्यू टू अर्निंग इशू। नहीं, इसकी अर्निंग उतनी ज़्यादा तो मुतासिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी सब्सिडी से भी इनकम तो आएगी कुछ ना। तो बहरहाल ये कि बस, लेकिन वही बात है कि अगर इसकी सब्सिडीज भी टेक एंड पे पे चली जाती हैं तो फिर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी अर्निंग कैसी रहेगी। As an expert tell you that under an amended agreement, Roosh is to be transferred on $1 cost on end of contract। जी, इसमें ना आप एक चीज सर क्लैरिफाई कीजिएगा कि जो जो रूश की अभी जो बुक्स में उसकी एसेट्स आ रहे हैं, तो मतलब क्योंकि उन्होंने तो ये प्लान किया होगा ना कि वो 2031 में जाके वो खत्म होगा प्रोजेक्ट, और 2031 तक उन्होंने अपने सारे एसेट्स को डेप्रिशिएट करना होगा, जीरो तक ले जाना होगा, और फिर $1 की वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। लेकिन क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट अभी 7 साल पहले खत्म हो रहा है और अब उसकी बुक में फिक्स एसेट्स भी आ रहे हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट पैसे हुकूमत देगी इनको या नहीं देगी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी फिर के उसके ऊपर, अगर उनको वो सारे एसेट्स $1 में अगर ट्रांसफर करने पड़े आज की तारीख में। तो इस पे जरा आप अपना एक्सपर्ट व्यू भी बताइएगा। अच्छा जी, ये सारी बदमाशी भाई लोग। अच्छा, EPQL भी शामिल हो गया है नेक्स्ट 18 की लिस्ट में। EPQL का तो हम आपको वैसे ही बता चुके हैं ना यार, शामिल हो ना हो वो तो हो ही जाना था, इसके भी 2-3 साल ही रह गए हैं, लेकिन इसके कोई रिसीवेबल्स इतने हैं ही नहीं, बुक वैल्यू इसकी अच्छी नहीं है। भाई जब्स का बताएं यार, ये हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, शायद इसमें नहीं बताया ना, इसके बाद जो वीडियो उसमें बता दिया होगा। ठीक है, आपको बस आदत है हर वीडियो में आप अपना जो है ना एक तुखनी दे देते हैं। अच्छा जी, EPQL होल्ड करते डियर, आज डिविडेंड अनाउंस होना था, देयर स्टिल सम होप, आई विल होल्ड ऑल पावर सेक्टर। नहीं यार, EPQL में कुछ है ही नहीं, देखिए हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते हम। टेल मी वन थिंग, लोगों को कौन सा बेनिफिट मिलना है? आई हर्ड 50 पैसा विल। यार असल में ना बात यह है कि इस टाइम पे ये नहीं वो लोग देख रहे कि लोगों को कितना फायदा हो रहा है, ये बस एक ना इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है। ये सिर्फ ना, आपको पता है वो सारा जो ये जो ड्रामा शुरू हुआ ना, वो पहले जो गौहर एजाज साहब आ गए, फिर ये इस्लामी जमात आ गए, ये सब मिली भगत है, इन्होंने इस सब को ना एक वो बस माहौल क्रिएट करना था। और इसमें जाहिर बात है, हो सकता है उन्होंने इस्लामी जमात वालों को या जो भी वो जो जो लोग भी आए, कि उन्होंने कहा हो कि भाई चलो तुम भी थोड़ा फायदा उठा लो, इस तरह अपना पॉलिटिकल एडवांटेज देख लो। देखो हमारी तो ये असेसमेंट है, हो सकता है कुछ लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो हमें बुरा भला कहना शुरू कर दें, लेकिन हमारी यही असेसमेंट है कि ये सब कुछ जो है ना एक माहौल बनाया गया पहले, और फिर वो सामने लाया गया, और ताकि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी ले लें, और अब ये हुकूमत भी सामने साबित कर सके कि देखो हमने कम किया है। अब लोगों के दिमागों में ना ये बात रह जाएगी कि देखो यस, हुकूमत ने काम किया, इन्होंने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए। लोगों को इतना बाद में याद भी नहीं रहना कि यार यूनिट पे कितना फर्क आया है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। ये सिर्फ एक वो पॉलिटिकल एडवांटेज यहाँ से लिया जाएगा कि देखो हमने कोई एफर्ट्स की हैं बिजली का रेट कम करने के लिए। तो हमें तो लगता है कि इसके पीछे सिर्फ यही गेम है। इट डजेंट मैटर कि ये इसलिए नहीं की गई ताकि लोगों को फायदा पहुंचे, ये सिर्फ पॉलिटिकल एक वो नॉइस क्रिएट करके और पॉलिटिकल गेन हासिल करना है इसके पीछे मकसद, हमें ये लगता है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अगेन ये असेसमेंट है। LPL इज गोइंग टू टर्मिनेट। जी अल्लाह करे हो जाए यार भाई, बस दुआ करें हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद है जी एक गपशप वाली वीडियो अब है जी। जी जज़ाकल्लाह। फर्स्ट अभी मुदारबा, यार मुदारबस को हमने कुछ इतना खास देखा नहीं है, तो आप इसको जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं आप उसी तरह देख लें।
अर्निंग वगैरह के हिसाब से डिविडेंड यील्ड निकाल लें। सर बेस्ट फ्रेंड सीमेंट और मेपल लीफ का बताएं। यार अभी वो काफी ऊपर है, मतलब अगर प्राइस अर्निंग को देखें और डिविडेंड यील्ड को देखें तो बेस्ट पे काफी ऊपर निकल चुका है, और मेपल लीफ डिविडेंड देते नहीं है, प्राइस अर्निंग भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इतना हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। भाई आपकी सोच मेरी सोच से काफ़ी मिलती है। मैं 7-8 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और पावर सेक्टर ने ही मुझे अमीर बनाया है। जी चलें, बस अब इंजॉय करें। लेकिन इसमें गरीब तो नहीं किया आपको, क्योंकि 7 साल पहले तो ये पावर सेक्टर बहुत ऊपर होता था, कैपको 100 के पास होता था। तो चलें, अच्छी बात है अगर अमीर बनाया है, लेकिन बस गरीब ना किया हो इसने। थैंक यू जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ये वीडियो कौन सी थी? अच्छा एलपीएल, ये आखिरी वीडियो एनपीएल वाली जो थी, जिसमें हमने एनपीएल का एक असेसमेंट दी थी। जी सर, बस हम यही कोशिश करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बता दें उससे, ताकि लोग सीखें, अगर उनको लगता है ये उसको फॉलो करें, उसको मॉनिटर करें और फिर अपना फैसला करें कि अगर उनको भी उस तरह लेके चलना है। हमारी स्ट्रेटजी भी गलत हो जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है। मतलब ये तो अगर कोई सोचता है कि किसी की बात सुन के लाजमी फायदा होगा, तो ये सोच ही गलत है, उस सोच को ठीक करना पड़ेगा। एक्सीलेंट वीडियो सर, स्पेशली टेक्निकल डंडा। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। बस जी थोड़ी ऐसी अभी थोड़ी बेहतर है, बस दुआ करते रहिएगा। अच्छा जी, गुड एनालिसिस ब्रदर, थैंक यू जी। यू आर राइट अबाउट एनपीएल। जी बस हो ही गया एनालिसिस सही। अच्छा जी, ऑलमोस्ट आई एम of your mind in trading but not expert. I am doctor by profession working at Makkah. I want to discuss my portfolio. सर वेरी सॉरी, लेकिन हम ये ऐसी कोई सर्विस नहीं देते। तो आप बस यही करें कि हमारा जो है, आप वीडियोस को जो देखते हैं तो उस वहीं से कुछ अपनी टिप्स वगैरह निकाल लिया करें। और हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, आप डॉक्टर हैं तो आप भी देखें, नॉलेज किसी भी एरिया का लिया जा सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं आप गेन कर सकते या आपको उसकी समझ नहीं आएगी। हाँ, शुरू में आपको मुश्किल होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको समझ आएगी। तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप हमारा जो कोर्स है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन, वो ज़रूर करें। वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग आएगी, और फिर जब आप उसको नॉलेज को जहन में रख के जब हमारी वीडियो देखें या किसी और ऐसे शख्स की वीडियो देखें जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करता है, तो फिर आपको उन चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो यही अभी हम आपको कह सकते हैं। और सर आप जब वहाँ पे हमारे लिए दुआ ज़रूर किया करें, मक्का में आप हैं जाके वहाँ पे। अच्छा जी, sir, I'm thankful to you for your effort for us. Jazakallah. My question is, FFC is getting natural gas at lower price than EFERT, so its margin are higher. As FFC is having merger with FFBL, which has lower margin as compared to FFC. Now, as FFC is also acquired, Agritech is probably in doubt, and Agritech getting natural gas at high prices. Bio Permit is probably getting dividend, or is it better to take exit and wait for correction? यार असल में ना हम फॉर द टाइम बिंग हमने ना एफएफसी में से अपना जो है ना वो काफी कम कर लिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत ऊपर निकल गया है, या ये जो आपने असेसमेंट की, ये एक आपका मतलब कंसर्न, ठीक है ऐसा हो सकता है, तो इसकी वजह से नहीं, लेकिन वैसे काफी ऊपर निकल गया, तो अब हम उसके वेट कर रहे हैं इस क्वार्टर का। अगर तो इस क्वार्टर का रिजल्ट भी उसका पिछले क्वार्टर जैसा आ गया, यानी कि कोई 8-9 रुपए का डिविडेंड आ गया या 10-11 रुपए की ईपीएस आ गई, तो हम उसमें फर्दर इन्वेस्ट वापस करेंगे। लेकिन देखिए अब इसमें असल में ना, जब वो पॉइंट ये होता है कि ये जब कंपनीज इस तरीके से मर्जर्स करती हैं या एक्वायर करती हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ना एडवांटेजेस भी हासिल होते हैं। कुछ आपने डिसएडवांटेजेस बताए, कुछ एडवांटेजेस भी हासिल हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 3 कंपनियां जब एक हो जाएंगी तो कुछ लोगों को नौकरी से निकालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम आएगी, हो सकता है अपनी बिल्डिंग्स भी कुछ बेचें, वहां से ऑफिस एक कर लें अपना। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स जो हैं उनको आपस में उनकी मेंटेनेंस, ये वो उनके इंजीनियर्स वगैरह वो भी वो कुछ कर सकते हैं कि वहां से स्टाफ की कॉस्ट कम करें। तो वहां पे उनके इंजीनियर्स की कॉस्ट भी कम हो सकती है, स्टाफ की कॉस्ट भी कम हो सकती है। फिर ये जो आप कह रहे हैं ना कि एग्रीटेक की प्रॉफिटेबिलिटी इन डाउट है और वो नेचुरल गैस एट हायर प्राइसेस ले रहे हैं, जब एफएफसी एक्वायर कर लेगा वो, तो हो सकता है वो भी एफएफसी के एम्बिट में आ जाए और इनको भी फिर लोअर प्राइसेस पे गैस मिलने लग जाए। और क्योंकि इसके
ओनर्स फौजी हैं, ये तो ईफर्ट वाले तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि भाई सेम प्राइसेस का सबके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये है कि जब इम्प्लीमेंट होगा तो फिर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, और ये भी हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट होने से कई महीनों पहले इसकी प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाए, कि बड़े लोगों को पता लग जाए कि ऐसा होने वाला है, और हमें तब पता लगेगा जब पता नहीं नीचे चला जाए। लेकिन पता नहीं ऐसा कब होगा, तो लाजमी नहीं है इसमें करेक्शन आए। तो इसलिए आप देख लें, हमने बहरहाल इस वक्त हम अपनी स्ट्रेटजी अगेन शेयर कर लेते हैं कि हमने 250 के आसपास इसके मैक्सिमम बेच दिए हुए हैं, एफएफबीएल के भी मैक्सिमम बेच दिए हैं, और हम अब इनके जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पे देखेंगे कि क्या हम दोबारा से इसमें फर्दर इन्वेस्ट करें, या अगर यहाँ से नीचे चला गया तो फिर देखेंगे। सर जी, फॉर द लास्ट 2 days नो एनालिसिस, आई ओनली लिसन टू योर एनालिसिस। भाई हम आमतौर पे तो वीक में एक दफ़ा करते हैं, वो तो बीच में कभी हमें ज़रूरी लगे या हमारे पास टाइम हो, मूड हो तो कर देते हैं। तो आप सिर्फ ये दुआ करें कि हमारा मूड चलता रहे वीकली करने का भी, क्योंकि हमारा किसी टाइम पे वो मूड भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग बेहतर है कि कोशिश करें आप खुद सीखें। प्लीज़ एनालाइज एटलस होंडा। यार इसके जब रिजल्ट आए थे तो हमने एनालाइज किया था, आप सर्च कर लें, अब अगले रिजल्ट पे देखेंगे। आईएलपी अपडेटेड, इनसाइड सेलिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा। यार अगर इनसाइड सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है तो फिर अवॉइड करें, अब रिजल्ट आएगा तो फिर देख लेंगे, लेकिन हमें हमारे इस शेयर में कभी भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। सर मेरे मुताबिक अगर तो शेयर रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, वहाँ टेक्निकल अगर देखें तो चल जाएगा, अगर फंडामेंटल चेंज हो जाए तो टेक्निकल से दूर ही रहना चाहिए। जी ठीक है, आप ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और हो सकता है इफ दिस वर्क्स फॉर यू देन इट्स गुड, लेकिन हम आम तौर पे जो है ना, हम टेक्निकल्स को देखते ही नहीं है। अच्छा जी, आई एम हैप्पी टू हेयर यू। चलें जी, थैंक यू सर। अच्छा जी सर, किसी कंपनी का सर्कुलर डेट कैसे देखते हैं, आई मीन कौन से पैरामीटर के देख के पता चलता है? देखिए सर्कुलर डेट ऐसा कंपनी का नहीं होता, वो स्टेट का है हमारा। यानी कि एक कंपनी ने दूसरे के पैसे देने हैं, दूसरे ने तीसरे के देने हैं, तीसरे ने कोई पता नहीं पहले के देने हो, तो ये एक सर्कुलर डेट होता है, ये स्टेट के लिए होता है। पॉइंट ये है कि आपने देखे, जैसे पीएसओ का आप देखें जाके कि उसके रिसीवेबल्स कितने हैं, ट्रेड डेट्स के नाम से आ रहा होगा या ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहा होगा, और उसमें देखें कि रिसीवेबल्स उन्होंने अपने नोट में, खसूसन कई दफ़ा क्वार्टरली रिपोर्ट्स में डिटेल नहीं होती, एनुअल रिपोर्ट में डिटेल होती है, उन्होंने लिखा होगा कि अगर हमारे 10 मिलियन रिसीवेबल हैं तो 6 मिलियन एसएसजीसी एसएनजीपी से हैं, 2 मिलियन एसएसजीसी से हैं, और बाकी नॉर्मल हैं। और वहां से फिर पता लगता है कि जो एसएनजीपी या एसएसजीसी से हैं वो फंसे हुए हैं पैसे। तो इस तरीके से देखते हैं कि उनके कितने पैसे फंसे हुए हैं सर्कुलर डेट के अंदर। अच्छा जी, एफ एच एम मुदरबा, यार मुदरबा को हमने कभी एनालाइज किया नहीं है, आप खुद देख लें। आई ऑल्सो बॉट एनपीएल शेयर इन करंट सर्कमस्टांसेस। चलें जी, फायदा हो गया आपको भी। सर 220 तक जाएगा हैं? 220 तक क्यों जाएगा? फिर आप ही बता दें क्यों जाएगा। अच्छा जी, मैंने 1387 पे लिया और आज फिर कैप। जी, जबरदस्त। अच्छा जी, आई लव यू ब्रदर। अच्छा, ये भाइयों वाला लव, आई लव यू टू। अच्छा जी, हाफिज मोहम्मद मुजाहिद, एज पर न्यूज़ एलपीएल रिसीव 12.8 बिलियन। अच्छा, ये आपने कहीं से न्यूज़ सुनी है या पढ़ी है? हम देख लेते हैं। अच्छा, 12.8 बिलियन अगर उनको मिले तो उसको अभी डिवाइड करते हैं। 12.8 बिलियन डिवाइडेड बाय 380, तो ये 33 रुपये बनते हैं। तो अगर तो अगेन ये जो आपने खबर पढ़ी है, ये ज़रूरी नहीं सच हो, लेकिन हो भी सकता है, मतलब इनको मिलने तो चाहिए इतने, यही तकरीबन हमने असेसमेंट की थी। तो लेकिन वही बात है कि अब दुआ करें कि बस वो रखें ना अपने पास, दे दें सबको। अच्छा जी, आई सोल्ड ठट्ठा एट 101। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने तो बेचा था, हमने 101 पे भी बेचा था, और हमने फिर 100 100 वो 101 वाला 100 पे खरीद लिया। बीच में थोड़ा थोड़ा ज्यादा भी हमने, मतलब 100 पे, बल्कि हमने कुछ ज्यादा बेचे थे। मतलब आप ये समझ लें कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हमने 1000 100 पे बेच दिया, तो उसमें से फिर हमने हर 1 रुपये नीचे आने पे 100 वापस खरीद लिया। आपको पता है आज वो 95 तक भी आया था, वहां पे भी हमने खरीदा था, और जब ऊपर गया हमने वो बेच दिया। तो हमारा तो इसमें अभी तक इसी तरह स्ट्रेटजी चल रही है, और अभी तक तो इसमें मूव ऊपर की है बज़ाहिर लग रही, तो हम तो अभी तक इसमें से मुकम्मल प्रॉफिट बुकिंग हमने कोई नहीं की।
लेकिन हम साथ साथ बुक करते आ रहे हैं, तो हमें तो इसमें अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर की मूव एंड ब्रेकआउट आर स्क्रिप्टेड वर्ड्स यूज्ड हियर इन पाकिस्तान। जी सर, डंडा ही चल रहा है हर तरफ, बस यार दुआ करें हम बचे रहें। अच्छा जी, निशात वाले मैनिपुलेट करते हैं, सॉरी टू से छोटे शेयर होल्डर्स को आउट करते हैं, यू मिस्ड ईपीएल रिजल्ट्स, एनपीएल एंड सीपीएल बोथ की बाइंग बनती है। यार निशात में जो है ना, या तो अब अल्लाह बेहतर जाने, डायरेक्ट हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, तो या तो निशात के अपने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या जो भी निशात के गेमर्स हैं, यानी कि कोई हो सकता है कोई फंड्स हों जो निशात में इस तरह करते हों, तो वो ऐसे। लेकिन निशात में आई एग्री कि निशात में हमेशा ही ऐसे किया जाता है। जब एलपीएल ने वो 17, वो कौन सा 15 रुपए वाला डिविडेंड दिया था, तब भी उसमें ऐसे ही किया था। जब बहुत नीचे ले जाके फिर कैपो कैप कैपो कैप कैपो कैप, और जब वो खास तौर पे एनसीपीएल का, जब उसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, 2 साल से तो दिया ही कुछ नहीं है, लेकिन 22 में शायद दिया था, वो 15 से कैपो कैप 25 पे गया था। तो वो इस तरह करते हैं। लेकिन यही बात होती है फिर कि अगर आपने, वही कहते हैं ना कि आपने मगरमच्छों के मुंह से जो है ना निवाला छीनना होता है स्टॉक मार्केट में, अपनी थोड़ी सी एनालिसिस करके, समझ का इस्तेमाल करके, तभी आप यहाँ से कमाते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया जी सब सवालात। तो चलें जी फिर, टिल नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।